मेरी प्रेरणा शुरुआत से या तो मेरे पिताजी रहे हैं या तो बाबा साहब रहे। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक आईपीएस ऑफिसर से और उनकी लाइफ जर्नी हम लोग देखेंगे। बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारा इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। सो डोंट मिस दिस एंड वॉच टिल द एंड। हमारे साथ में है संदीप तामगाड़े सर। ही इज एन आईपीएस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नागालैंड। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। यस सर, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि कैसे है आप। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं मैं बताइए। बहुत अच्छा हूँ सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी जी। एंड आज हम आपके घर में आके ये चीज़ें शूट कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा और बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ सर। थैंक यू, माय प्लेजर। यस सर। आपकी एज एन कॉमन बॉय से लेके आईपीएस बनने तक की जर्नी, जी, ये किस तरीके की रही? क्या अप्स एंड डाउन्स आपने बेसिकली देखे लाइफ में? ये आपने बहुत एक छोटा सवाल पूछा है जिसका मुझे लगता है काफी संक्षिप्त में उत्तर देना पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ और फिर मैं कोशिश करता हूँ। जी। आपने लगभग मेरी पूरी जीवनी ही पूछ ली है यहाँ पे। इसमें से जितना आप बता पाए नहीं शॉर्ट ठीक है, में, मुझे दैट विल बी ग्रेट। जरूर जरूर। देखिए, मेरे पिताजी आर्मी में थे। जी। आर्मी में एक सिपाही के तौर पे लगभग उन्होंने 25 साल नौकरी की। हम्म। तो मेरा जन्म यहाँ से नागपुर से जो करीबी जिला है वर्धा, ओके। वर्धे जिले में एक सिंधी नाम से गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। हम्म। और उसके बाद में पिताजी की जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही आर्मी में, कभी वो आसाम में तैनात थे, कभी भोपाल में थे, कभी दिल्ली में थे, तो उनके साथ साथ फिर मैं भी घूमते रहा, जहाँ जहाँ ओके उनकी ओके ट्रांसफ़र हुई ओके। उनके साथ रहा। तो मेरा, अगर आप कहें तो प्राइमरी एजुकेशन मेरा पहले केंद्रीय विद्यालय इस संगठना में हुआ है, इस संस्था में हुआ है। तो कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5 तक मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ। दिल्ली में 2 साल और सिकंदराबाद में 3 साल। अच्छा। तो कक्षा 5 में जब मैं 5वीं में था तो फिर पिताजी ने मुझे सैनिक स्कूल नाम से एक संस्था है जो जी पूरे देश में चलती है, और इस जी। देश की जो सबसे पहले सैनिक स्कूल बनी थी 1961 में, हुँ। वो सतारा में बनी थी, महाराष्ट्र में। अच्छा। तो जब मैं 5वीं में था तो पिताजी ने फिर मुझे सैनिक स्कूल के लिए तैयारी कराई। मैंने एग्ज़ाम दी और फिर मैं सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गया। तो ओके, फिर मैं 6वीं से लेकर 12वीं तक मैं सैनिक स्कूल में पढ़ाई की है मैंने। ओके। और फिर 12वीं के बाद मैं नागपुर वापस आ गया। तब तक मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे। ओह! और फिर यहाँ आने के बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया हुँ। 3 साल। बीएससी बायोकेमिस्ट्री किया मैंने यहाँ से नागपुर में। हिस्लप कॉलेज नाम से एक जी, संस्था है, बहुत जी, पुरानी संस्था है, जी। सेंट्रल इंडिया का लगभग आप कह सकते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट कॉलेज है। कॉलेज। तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया बीएससी बायोकेमिस्ट्री के तौर पे। और 12th के बाद में फिर मेरा ये लक्ष्य था कि चूंकि मैं आर्मी अब ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ, और कोशिश हुँ। की मैंने एनडीए में जाने अच्छा, की पर नहीं हुआ। ओके। तो फिर ये सोचा कि भाई फिर ग्रेजुएशन के बाद में, चूंकि देश सेवा करनी ही करनी है और हुँ। सर्विस में जाना ही है, तो फिर हमने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू। ओके। तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही तैयारी मैंने की। बाय द टाइम मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 96 में, तो तब तक बाय एंड लार्ज तैयारी हो चुकी थी। ओके। सो 97 में 1997 में मैं फर्स्ट टाइम जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर किया, ग्रुप ए में एक उस समय सीबीआई में डीएसपी की एक पोस्ट हुआ करती हुँ। थी। उस पोस्ट पे मैं सिलेक्ट हुआ। ठीक है। लगभग डीएसपी सीबीआई के इस पोस्ट पे लगभग 2.5-3 साल मैंने नौकरी की। ओह! और फिर मैंने वापस एग्ज़ाम लिखा 2000 में। हुँ। और 2001 में आईपीएस के तौर पे मेरा फिर से सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन हुआ। ओके। और आईपीएस में आने के बाद फिर नागालैंड स्टेट में मुझे तैनात किया गया। हुँ। अब पिछले लगभग आप कह सकते हैं 24 साल हो चुके हैं आईपीएस इस हुँ। नौकरी में, जिसमें से 4 साल मैं सेंट्रल डेपुटेशन में सीबीआई में था। ओके। क्योंकि पहले भी मैं डीएसपी था सीबीआई में, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक मेरा पसंदीदा विषय है हुँ। पुलिसिंग में। हुँ। मैंने सीबीआई में ही वापस 4 साल अच्छा, ओके, डेपुटेशन किया। और ये 4 साल अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग 20 साल फिर मैंने नागालैंड में सेवा दी है अपनी। ओके। तो सर ये ना संक्षिप्त में मेरा शैक्षणिक और एकेडमिक एकेडमिक और कह सकते हैं। यस सर। सो ये एक जो यूपीएससी की ओर जाने का जो एक इंस्पिरेशन जी या एक आइडल आप देख सकते हैं कि यार यही जाना है। जी जी। ये बैक हैंड में एज एन चाइल्ड एक यंग बच्चा उसके दिमाग में ये कहाँ से आता है? और ये कहीं ना कहीं क्या आपसे पेरेंट्स से या अपने डैड से इंस्पायर थे आप? हाँ देखिए, ऐसा है, मेरे जैसे मैंने कहा कि मेरे पिताजी तो सिपाही के तौर पे आर्मी में थे। हम्म।
तो मेरे डैड के लिए तो उनके लिए आर्मी अफसर ही सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था। अच्छा। तो वो चाह रहे थे कि मैं आर्मी में जाऊं, ओके। और उसी भूमिका से, उसी लक्ष्य से प्रेरित होकर उन्होंने सैनिक स्कूल में भी डाला था। जी। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की, पर नहीं हो सका एनडीए में। तो उसके बाद फिर जब एनडीए में नहीं हुआ, और उसके बाद फिर हमने सोचा कि और किस तरीके से फिर आगे जाया जा सकते हैं। पहले तो एक बात वो थी। दूसरा, जब मैं, जैसे मैं कह रहा था कि 12th में जब मैं था, बाय दैट टाइम पिताजी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेके ली नागपुर में थी। जी। सेटल हो गए थे, जी। फॉर वट एवर रीजन, उनका जो पारिवारिक जो भी उस समय परिस्थितियां थी या जो भी हम्म। कंपल्शंस थे। तो फिर हमने ये सोचा कि देखिए, होता यह है ना कि जो भारत की सामाजिक परिस्थिति है उनमें आज भी, उस समय भी और आज भी जी। बहुत हद तक हाँ। जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो भारतीय संघ सरकार के जो अधिकारी हैं, जी। जो प्रशासन में जो चलाते हैं पूरे देश को, आज भी एक तरीके की इज्जत तो है। करेक्ट है। ऑफ कोर्स यंग जनरेशन में चार्म थोड़ा थोड़ा कम कम होते हुए हो नजर आ रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि अपॉर्चुनिटीज और भी बहुत सी खुल गई है, पर जिस समय हम तैयारी कर रहे थे उस समय उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जो जी। आज के दौरान है। और ये एक मार्ग था मेरे लिए। मैं एक अनुसूचित जाति से आता हूँ, जो पहले महार हुआ करते थे, फिर बुद्धिस्ट हो गए। और जो सामाजिक परिस्थितियां थी पिछले, जो भारत की सामाजिक परिस्थितियां रही है उनमें, और स्पेशली 1947 के बाद में भारत जब गणराज्य बन गया, 1950 में जब हमने संविधान को लागू कर लिया, जी। उसके बाद में संविधान ने हमें जो अपॉर्चुनिटीज दी थी, हम जब मैं ग्रेजुएशन में था उस समय मेरे दिमाग में ये बात थी कि अगर एक लीप जंप करना है हमको, एक क्वांटिफाइड, हमको एक काफ़ी तरक्की करनी है, ना सिर्फ नौकरी के तौर पे, बट अगर आपको स्टेटस की बात करनी है, आपको पब्लिक सर्विस की बात करनी है, आपको देश के लिए कुछ करना है, तो ये सारी चीज़ें अगर मिली जुली हो तो डिफेंस सर्विसेज, आर्मी की नौकरी या एयरफोर्स या नेवी की, इसके साथ ही में जो सिविल सर्विसेज है वो एक सबसे फास्टेस्ट तरीका है जो, जिस माध्यम से आप ये तीनों चीजें पा सकते हैं। तो ये डेफिनेटली सोच दिमाग में थी उस समय भी। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जब, और चूंकि सैनिक स्कूल में था, और सैनिक स्कूल में हमें पूरा सैनिक स्कूल का मकसद ही इंडियन आर्मी में और एयरफोर्स में और नेवी में बच्चों को ट्रेन करके सिलेक्ट करवाने का, दिस वाज द ऑब्जेक्टिव जिससे सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी। तो चूंकि हमने एनडीए की पढ़ाई की थी, एनडीए इज आल्सो वन ऑफ द एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, और एक बहुत हद तक एक फाउंडेशन बना हुआ था। तो हमने सोचा कि व्हाई शुड नॉट आई कंटिन्यू, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। सो ग्रेजुएशन जब हम कर रहे थे बीएससी बायोकेमिस्ट्री, तो बीएससी तो चलिए क्योंकि ग्रेजुएशन एक मिनिमम करना है, उसके सिवा आप एग्जाम यूपीएससी में बैठ नहीं सकते हैं। बट उस दौरान पूरे 3 साल मकसद सिर्फ यूपीएससी की पढ़ाई करना था। सर इसमें जो आपने सब्जेक्ट चुना था वो क्या था बेसिकली उस समय? अच्छा राहुल जी, उस समय ना, हमारे समय जब हम पढ़ते थे तो उस समय प्रिलिमिनरी और मेंस अभी भी होते हैं 2 स्टेज, पर उस समय एक प्रीलिम्स में एक आपको सब्जेक्ट भी होता था, जनरल स्टडीज के साथ में एक सब्जेक्ट भी होता था, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता था, पर एक सब्जेक्ट भी हमें लेना पड़ता था। अच्छा। तो मेरा, चूंकि मेरा ग्रेजुएशन बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी और केमिस्ट्री में हुआ था, तो मेरा प्रीलिम्स में सब्जेक्ट बॉटनी था। और मेंस में मेरे सब्जेक्ट थे एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी। अच्छा। बॉटनी मैंने मेंस में इसलिए नहीं रखा क्योंकि देखिए, साइंस सब्जेक्ट और स्पेशली बायोलॉजिकल साइंसेस में जहाँ पे आपको थ्योरी के साथ में आपको डायग्राम्स भी बनाने पड़ते हैं, लेबल डायग्राम्स, आपको 180 मिनटों में वो सारी चीजें, आपका उतना क्वालिटी का आंसर नहीं बन पाएगा। तो ये सोच के फिर मैंने, और ये था कि चूंकि बीएससी किया था, एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड था, और एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों ऐसे विषय हैं जो पार्ट साइंस है और पार्ट ह्यूमैनिटीज है। तो यही सोच के तो प्रीलिम्स में मेरा सब्जेक्ट बॉटनी हुआ था, करता था, और मेंस में एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी रहता था। अच्छा। जी सर, ये जब आप एग्जाम लिख रहे थे तो हमें पता चला कि उस दौरान आपने उस 1 साल में काफी सारी एग्जाम्स भी निकाली, और जिस एग्जाम को आप टच करते थे वो क्लियर हो जाती थी। अब हाँ, कह सकते हैं, देखिए यूपीएससी की अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और उस समय भी और आज भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई ये नहीं कह सकता 100% कि मैं
शर्तिया तौर पे उसको पास करूंगा ही करूंगा। तो एक अच्छा। अनसर्टेनिटी का जो फैक्टर रहता है हाँ। यूपीएससी में, वो जो जो जिन जिन बच्चों ने, जिन जिन स्टूडेंट्स ने दिया यूपीएससी, सब कह सकते हैं कि हम्म। ठीक है, मैं पिछले साल तो मैंने पूरा क्लियर कर लिया था, इस साल भी करूंगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। ओके। तो मेरी तैयारी चल रही थी, कॉन्फिडेंस था कि कर लूंगा मैं। ऑफ कोर्स रिसोर्सेज की परेशानियां थी, कई सारी दूसरी दिक्कतें भी थी, पर ये 100% कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पहले ही साल कर लूंगा। अच्छा। कि जैसे मैं कह रहा था, डैड ने रिटायरमेंट ले लिया था, घर की परिस्थितियाँ थोड़ी अलग थी, और कई सारी दूसरे जो भी, चूंकि जो भी इस परिस्थिति से आता है, और घर में चूंकि मैं बड़ा था, तो जिम्मेदारियां थी कि भाई आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी कोई नौकरी पकड़ पाल लें, लीजिए। हाँ। सो दैट आपकी फैमिली स्टेबलाइज हो जाए। बराबर। तो प्रिपरेशन तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का चल रहा था। सो जब मैं फाइनल ईयर में था ग्रेजुएशन में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज नाम से उस समय एक मैगजीन हुआ करती थी, शायद आज भी आती है। उस हाँ। समय तो देयर वाज नो डिजिटल यस। इलेक्ट्रॉनिक नो डॉक्यूमेंट्स, और सोशल मीडिया। नो सोशल, वो सारी चीजें नहीं थी, तो हम खरीदते थे। हाँ। और दिसंबर महीने से मुझे याद है, दिसंबर 95 में, दिसंबर में फाइनल ईयर मेरा चल रहा था। तो दिसंबर से लेकर लगभग मार्च अप्रैल तक जितने भी एग्जाम्स की एप्लीकेशंस या एडवर्टाइजमेंट आई थी, वो सब भरी थी हमने। अच्छा। तो वो पुलिस सब इंस्पेक्टर से लेकर यूपीएससी तक, सारी एग्जाम। बैंक में अरे बाप क्लेरिकल, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, आरबीआई ग्रेड पी, रे। हाँ। एमपीएससी, सब लिख लिया। लगभग कुल मिला के 20-25 फॉर्म भरे थे, 25 एक मुझे लगता है अब तो। और ज्यादातर मुझे लगता है सब में क्लियर कर गया था, क्योंकि होता है कि एक लेवल के बाद आपका अगर प्रिपरेशन हो जाए, हाँ। तो फिर ओके। पास करना फिर बहुत मुश्किल नहीं मुश्किल होता है। नहीं, हाँ। बहुत बहुत बड़ी बात है सर एक्चुअली, क्योंकि आज भी यूथ कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है, चीजें क्लियरिटी नहीं होती, जी और उस समय आपको एक क्लियरिटी दिख गई थी कि हाँ इसको मैं जाना चाहता हूँ। जी जी। ये करने के दौरान सर किस तरीके की अड़चन आपको दिखती थी, क्योंकि आप उस समय की बात कर रहे जब सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटल रिसोर्सेज कम थे, क्या क्या अड़चन आपको यूपीएससी करते समय आपको फील हुई बेसिकली? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि रिसोर्सेज नहीं थे। और जब मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, तो ना किताबें थी, ना गाइड्स थी, और डेफिनेटली इतना तो पैसा नहीं था कि मैं नागपुर छोड़कर किसी कोचिंग क्लास में चला जाऊं या कहीं कुछ कर सकूं। पर जैसे मैं कह रहा था, चूंकि मेरा सैनिक स्कूल का बैकग्राउंड था, एनडीए की मैंने पढ़ाई की थी, तो एक फाउंडेशन बना हुआ था। और सीबीएसई का पूरी पढ़ाई लिखाई जी। थी। और मेरा बचपन से ये था कि हमने कभी पास होने मात्र पे ध्यान नहीं दिया, ओके। नॉलेज संपादन करने पे ज्यादा था। अच्छा। अब अगर मैं ये कहूँ तो कई लोगों को लगेगा कि मैं काफी ज्यादा, है ना, फिलोसॉफिकल बातें कर रहा हाँ हूँ, हाँ। बट वो फिलोसॉफिकल बात वाली बात नहीं है। ओके। मैं चूंकि ये पॉडकास्ट आप कर रहे हैं कि बच्चों तक पहुंचेगा ये बात, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं जब 7th क्लास में था, कक्षा 7वीं में, तो मैं फेल हो गया था इनफैक्ट। ओह। गणित एक विषय था जिसने मुझे जिंदगी भर काफी परेशान किया हुआ था। तो 7th में मुझे अगली कक्षा में जाने के लिए 40 मार्क उस समय मिल चाहिए होते जी थे जी सैनिक जी। स्कूल में, हाँ। तो मुझे सिर्फ 32 मिले थे। ओके। और जो उस समय मेरे गणित के टीचर थे, उन्होंने ये सोचा कि भाई 8 मार्क ग्रेस नहीं देना है, हाँ। उन्होंने वापस कक्षा 7 रिपीट करनी है। ओह, एक साल गया उसमें एक पूरा आपका। साल मैंने पूरा 7 रिपीट किया। अच्छा। अब आप पूछोगे कि भाई फेल क्यों हो गए, हाँ। और अगर फेल हो गए हो तो फिर आप, जनरली होता है जी। कि हमारे यहाँ पे 10th या 12th में या ग्रेजुएशन वगैरह में तब जाके कहीं फेल कहीं होते हैं, कहीं हाँ। फेल होना शुरू हो जाता है। मैं तो 7th में फेल हो 7th में गया फेल था। हो गए थे जी। बट वो पूरे 7th जो स्टैंडर्ड था, मुझे बचपन से ना पढ़ने की आदत है। अच्छा। पढ़ने की मतलब स्कूली किताबें नहीं। हम्म। आप कहानियों की किताबें कह लीजिए, मैगजीन्स कह लीजिए, मैगजीन्स वगैरह। कॉमिक्स कह लीजिए, उपन्यास कह लीजिए, फिलोसॉफिकल स्टफ कह लीजिए, ओह। सामने कई तरीके की चीजें। हम्म। तो 7th में मैं किताबें पढ़ने के शौक में मैंने पूरी तरीके से जो एकेडमिक करियर था उसको थोड़ा दुर्लक्षित कर दिया। ओके। तो वहाँ फेल हो गया। पर जैसे हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि मैं जो भी पढ़ता था, कोशिश ये रहती कि मैं उसको आत्मसात करूं। अच्छा। एग्जाम में पास होने भर से मार्क ओरिएंटेड नहीं मार्क नहीं था नहीं वो था कभी। आपको। और कहीं ना कहीं लगता यह है कि शायद इस हैबिट के चलते, भले ही मेरे परसेंटेज काफ़ी नहीं आते थे, आप मेरे पूरे करियर के दौरान हाँ हाँ।
कभी भी 70-75% से ज्यादा मुझे कभी मार्क नहीं मिले अच्छा हैं। अच्छा। 7th में तो मैं फेल भी हो काफी गया, मैं कह रहा इंटरेस्टिंग हूँ। है ये नंबर्स एक्चुअली। तो इनफैक्ट क्लास 10th में मुझे 71% वगैरह कुछ मिले थे। ओके। 12th में 73 कुछ मिले थे, और ग्रेजुएशन में 76 मिले थे। इट वाज द रिवर्स वे। ओह। तो बट आई मीन जस्ट चूंकि हम कोट कर रहे हैं फिगर्स, इसलिए, बट आई नेवर स्टडीड पर से फॉर द स्कोरिंग द मार्क्स। यस। फॉर मी इट वाज इम्पोर्टेंट, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि मैं विषय को समझ लूँ, ओके। उसके बेसिक समझ लूँ। और इसलिए फिर यूपीएससी में जो चीज़ें चाहिए होती है, जनरली जो भी सिविल सर्विसेज देता है, आप उनसे पूछिएगा, सारे के सारे मोस्ट ऑफ द लोग जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किए वो इस बात से सहमत रहेंगे कि अगर आपने स्कूल के दौरान कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 अगर आपने ढंग से पढ़ाई की हो, पढ़ाई का मतलब आपने ज्ञान संपादन किया हो, बेस आपका सही बेस हो। आपका सही हो, हाँ। तो आगे फिर आपके लिए काफी दिक्कत नहीं। सहूलियत रहेगी, दिक्कत करेक्ट नहीं करेक्ट रहेगी। करेक्ट। इसीलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी के बच्चे हमें पहली से लेके 10वीं तक की बुक मांगते दिखते हैं कि भैया हाँ मुझे पहली से हाँ 10वीं हाँ। की बुक्स दो। हम क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं, जब हम हाँ। स्कूल में रहते हैं, पास होते हैं, भूल जाते भूल हैं जाते पीछे हैं। की यस चीजें। सर यस सर। फिर अगले साल फिर पास होने के लिए फिर हाँ पढ़ते हैं, वही है। फिर अगले कक्षा में चले जाए, ये भूल जाते हैं। तो जो अगर स्टूडेंट देख रहे हैं, जी। एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, मेरा उनसे ये कहना रहेगा, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स, अगर आप सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं, या आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी है, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव करेक्ट। एग्जाम्स, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्कूली शिक्षा की तरफ दुर्लक्ष ना करें। करेक्ट सर यस। तो ये एक तो डेफिनेटली रहेगा। और दिस फाउंडेशन वाज स्ट्रॉन्ग। ग्रेजुएशन में उसी चीज को हम आगे ले गए, जैसे कह रहा था, पैसे नहीं थे वगैरह चीजें, तो मैंने स्कूल के ही चीजों को रिपीट किया, फिर से रिफ्रेश किया। अच्छा। ग्रेजुएशन के उसी दौरान, दौरान रिपीट। उसी दौरान चीजों को किया। क्योंकि एक और बात बहुत क्लियर थी कि सिविल सर्विसेज में यूपीएससी या भारत सरकार आपको ऐसा अधिकारी वो नहीं चाहते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर विषय में पीएचडी हो या ओके। पंडित हो। सॉरी, ओके। मैं पंडित एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, काफी ज्ञानी टाइप से हो, वो नहीं चाह रहे। आपको तो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, मल्टीटास्किंग आप, हाँ, डिसीजन आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है। और आप पब्लिक सर्वेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और आप पब्लिक सर्वेंट मतलब आप पब्लिक के सर्वेंट है, आप पब्लिक के डिसीजंस किस हिसाब से ले सकते हैं। तो यूपीएससी इज लुकिंग फॉर समबडी हु इज वेल बैलेंस्ड, ओके। जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स को समझते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं, और इस देश को चलाने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी में क्वालिटीज चाहिए, तो यूपीएससी इज लुकिंग फॉर दैट। ओके। कई बार हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं यूपीएससी में, वो ये करते हैं कि वो बस किताबें पे किताबें पढ़ते जाते हैं, कोशिश रटना करते नहीं है। नहीं, रटना तो बिल्कुल ही नहीं है। और किसी एक विषय को भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको उस विषय में पीएचडी की जरूरत नहीं है। देखिए, पूरा जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस था उस समय, और शायद अभी भी हो, उस समय प्रोसेस में ये देखते हैं बच्चे, जो यूपीएससी देखना चाहती है कि आप प्रेशर सिचुएशन में कैसे हैंडल कर सकते हैं। वो प्रेशर सिचुएशन 3 घंटे का जब आप एग्जाम दे रहे हैं वो हो, या पर्सनालिटी टेस्ट जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है उसमें वो हो। अच्छा, 3 घंटे में आपको लगभग पेपर देना है, और हर क्वेश्चन में बाय एंड लार्ज वर्ड लिमिट हुआ करती थी, शायद अब भी हो। अभी भी है। तो जहां वर्ड लिमिट हो, वहां पे आपको यूनिवर्सिटी में जो हम लिखते हैं वैसा नहीं लिखना है। जी। यूनिवर्सिटी में तो हम लिखते ही जाते हैं, बराबर है ना। एक सवाल रहता है, एक सवाल में हमारे पास भले ही 2 पॉइंट हो, उन्हीं 2 पॉइंट को हम अलग अलग शब्दों में बदल के 20 पन्ने लिख देते सही हैं। बात है सर, आजकल तो लोग गाने लिख देते हैं। तो उस वो आपको वो थोड़ी चाहिए। जी। अगर आपको आपका आंसर 20 शब्दों में खत्म करना है, या 50 शब्दों में खत्म करना है, या 100 शब्दों में, तो आपके आंसर की क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। वो क्वालिटी तब तक नहीं आएगी जब तक आप विषय को समझते नहीं है, और आपने पढ़ने के साथ लिखने की भी प्रैक्टिस नहीं की है। पहली बात वो। दूसरी बात वो, जब अगर आप विषय को समझते नहीं और आपको ठीक से लिखना नहीं आता है, तो आपके वो 180 मिनटों में आपका पेपर कभी खत्म नहीं हो पाएगा। स्पेशली इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे लाखों बच्चे अपीयर करते हैं। तो उस एग्जाम के प्रोसेस में यूपीएससी ये देखना चाह रही है कि आप किसी एक विषय में ठीक ठाक समझ चुके हैं, बेसिक समझ चुके हैं। समझने के बाद उस विषय को शब्दों में आप
लिखना जानते हैं, जानते हैं। और साथ ही में आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं। करेक्ट। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं हाँ वो 3 घंटों में यहाँ आ गए। हाँ, बराबर। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, ऑफ कोर्स ये तो सब्जेक्ट हो गया, जनरल स्टडीज के भी पेपर हो गया, एसी का भी पेपर हो गया, सब बाय एंड लार्ज इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जी। आप फिर जब पर्सनालिटी टेस्ट में जाते हैं इंटरव्यू में, वहां पे आपका नॉलेज तो टेस्ट हो चुका है, अब वहां पे आपका व्यक्तित्व टेस्ट होगा। करेक्ट। इसलिए मैं बार बार पर्सनालिटी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, वो हम्म। इंटरव्यू नहीं। हम्म। और उस पर्सनालिटी टेस्ट में फिर आपसे ये उम्मीद की जाती है कि अगर मान लीजिए यूपीएससी आपको एक सिविल सर्वेंट के तौर पे सिलेक्ट करती है, जी। आईएएस या आईपीएस या कोई भी दूसरा आईआरएस या ग्रुप ए की कोई भी सर्विस कोई भी अगर हो, तो वाकई में क्या आप उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए आपका व्यक्तित्व हम्म। है या नहीं है। जी सर। तो इस पूरी प्रक्रिया में ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी जो थॉट ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है वो आप क्लियर रखें, क्लियर। आप क्या करना चाह रहे हैं वो क्लियर रखें, जी। क्योंकि आपके पास समय नहीं है हम्म। बहुत ज़्यादा। और सर। चूंकि मैं तो जिस इसमें आ रहा था, मुझे कहा गया था कि भाई तुम्हारे पास 1 साल है, हाँ। आप कर लो, नहीं तो नहीं कोई तो दूसरी कुछ नौकरी और पकड़ पकड़ के लो। आप दूसरा बराबर। कुछ करो। सर, इसमें जैसे आपके डैड आर्मी से बिलोंग जी करते थे, तो आ, दिखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के डैड भी आर्मी से बिलोंग करते थे, एंड उनसे वो काफी इंस्पायर थे और उन्होंने जी उनको बनाया, हम कह सकते हैं जी कि जी गढ़ा है। जी जी, तो इसमें आप अपने डैड का रोल कितना देखते हैं अपने? बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग 100% डैड का ही रोल है। अच्छा। देखिए मेरे पिताजी भी, मैं जैसे क्या पता वो नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे एज एन स्ट्रिक्ट, आर्मी मैन? देखिए आर्मी मैन स्ट्रिक्ट वाली बात तो एक होती है, डिसिप्लिन थे। हम्म। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग डिसिप्लिन्ड एंड बीइंग स्ट्रिक्ट, करेक्ट। है ना। मेरे जो दादाजी थे, हम्म। क्योंकि मैं कह रहा था कि हम बड़े ही एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। दादाजी गांव में बस एक मजदूर के तौर पे थे, ठीक है। पर चूंकि पढ़ने का मौका मिला तो मेरे पिताजी ने क्लास 10th 12th तक पढ़ाई की। हम्म। ग्रेजुएशन में एडमिशन भी लिया उन्होंने, अच्छा। मिलिंद कॉलेज है औरंगाबाद में, हाँ हाँ। वहाँ पे एडमिशन लिया। हम्म। बट फर्स्ट ईयर के बाद में कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो ठीक फिर है। वापस आ गए, और शायद फ्रस्ट्रेशन में या जो भी कुछ हो, आर्मी ज्वाइन कर ली उन्होंने। दैट हाँ। वाज 66 और 67 की या ओके। 68 की ओके। बात होगी। आर्मी में फिर उन्हें एक डिसिप्लिन लाइफ मिला। डिसिप्लिन लाइफ के चलते जो अ, राष्ट्रीयवाद की जो भावना होती है हम्म। और एक पूरे व्यक्तित्व को निखारने की जो भावना होती है, हाँ। जो पूरा आर्मी एज इंस्टीट्यूशन इज अ वंडरफुल ट्रू इंस्टीट्यूशन, सर। उन्हें वो मिला। हम्म। उसके चलते फिर जब मैं उनके साथ में, जब मेरा जन्म हुआ और आर्मी कैंटोनमेंट में ही रहा मैं, तो उनके व्यक्तित्व से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहा हम्म। मैं। वो भले ही वो सिपाही की श्रेणी में थे, और जहाँ तक मुझे याद है जब मैं स्कूल में भी था, 5-6 साल का भी था, उनका एक बात डेफिनेटली थी कि सुबह 4 बजे उठ जाते थे, 4 साढ़े 4 बजे उठ के, उस समय छोटा ट्रांजिस्टर हुआ करता था, और डेफिनेटली वो समाचार सुनेंगे, हम्म। मुझे भी सुनाएंगे। जस्ट हार्डली मैं 5-6 साल का हुआ करता था, कितना समझता था मुझे नहीं नहीं पता, पता। बट सुनने की वो आदत लग गई, समाचार जो अब करेक्ट। तक चल रही है। ओके। दूसरे, घर में कम से कम ओके। 2 अखबार तो आएंगे ही आएंगे, हम्म। तो ओके। अखबार पढ़ने की आदत वहां से लगी। तो कई सारी चीजें थी जो उनसे मैं काफी इन्फ्लुएंस्ड रहा। वंडरफुल तो सर। हाँ। सर, ये सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं डैड से तो काफी जी, नॉलेज मिला और काफी आप इंस्पायर रहे, और फिर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा या फिर किसी को रोल मॉडल किया कि यार इनको करते हुए मैं यूपीएससी की ओर जाऊँ, या एक आइडल आप देखते होंगे उस दौरान, ऐसा जो आपको देखिए कुछ याद आता हो व्यक्तित्व, ऐसा? ऐसा व्यक्ति ऐसा सिविल सर्विसेज के जाने के लिए मेरा कोई इंडिविजुअल प्रेरणा नहीं थी। हम्म। मेरी प्रेरणा शुरुआत से या तो मेरे पिताजी रहे हैं या तो बाबा साहब रहे हैं, ओके। आज भी। अच्छा। ठीक है, नौकरी में आने के बाद में अगर आप काम कर रहा, अच्छा काम करें, पब्लिक सर्विस करें, तो वो ठीक है। बट मैं सैनिक स्कूल में भी जब पढ़ रहा था, उस समय भी बाबा साहब को पढ़ने की मैंने जस्ट बेसिक शुरुआत की थी। शुरुआत की थी। आई बहुत सुंदर। रिमेम्बर 8 9 10th में हम्म। स्कूल की हमारी एनुअल मैगजीन हुआ करती थी, तो आई थिंक 9th या 10th में मैंने बाबा साहब के ऊपर एक लेख भी लिखा था। वाओ। ओके। तो आई वॉज रियली रियली इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड बाय हम्म। पर्सनालिटी ऑफ बाबा साहब। उस समय नहीं पता था कि बाबा साहब क्या है, हाँ। पर जो सुनते थे घर जी में भी जी बाकी की चीजें कि भाई जी। ये है व्यक्ति हम्म। जिन्होंने एक इस देश में एक बैलेंस करने की कोशिश की है चीजों को।
तो वो मोटिवेशन थे, बराबर, डैड मोटिवेशन थे। करेक्ट सर। इंडिविजुअल अधिकारी या व्यक्ति के तौर पे आप कहें तो अभी मुश्किल रहेगा मुश्किल, कहना यस मुझे। सर। इसमें अ, जब हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बात करते हैं तो जी, क्या रोल वो आपकी लाइफ में प्ले करते हैं, और आपको आप उनको कैसे देखते हैं बेसिकली? देखिए ये सवाल इतना आसान नहीं है बताना। जब आपकी पूरी लाइफ का, आपकी धुरा, पूरी लाइफ की फाउंडेशन ही हम्म। उस प्लेटफॉर्म पे है जो उन्होंने बनाया जी। है। मैं मान लीजिए अगर ये संविधान नहीं होता, हम्म। बाबा साहब एज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर बाबा साहब चेयरमैन नहीं होते और कोई और होता, या बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी में होते ही नहीं, हम्म। तो शायद आपको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। शायद हो सकता मिल सकती थी भी या नहीं भी मिल सकती थी, वो हम्म। काफी हाइपोथेटिकल सवाल हो करेक्ट। गया। पर जिस सामाजिक व्यवस्था से हम आए हैं और मैं बिलोंग करता हम्म। हूँ, मैं तो सीधे सीधे ये देखता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिला, एक संधि मिली, जिसमें मेरे पिताजी ने अपने लिए कुछ किया। जी। सैनिक स्कूल नाम की एक संस्था थी जहाँ पे मैं गया, मुझे एक मौका मिला। जी। और ये जो इंस्टीट्यूशंस बनी हैं वो उस सरकार ने बनाई है जो संविधान से एनर्जी डिराइव करती करेक्ट। है। यस। तो मैं तो, मेरा पूरा व्यक्तित्व, पूरा अस्तित्व मैं बाबा साहब थे, हम्म। है, हम्म। इसलिए है। वंडरफुल। जी। तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि मेरे लिए क्या है। यस तो सर। इसमें जब आप क्या कहते हैं, आपने बताया नागालैंड की ओर आपकी जी, ज्यादातर, आपने करीब 20 साल 20 साल, से हाँ, ज्यादा अभी फिलहाल मैं अभी आप, नागालैंड में ही हूँ। यस यस हाँ यस। हाँ जी। तो क्या आप, पहली बात तो आप नागा बोलना सीख गए हैं, आपको चीजें समझती है हाँ वहाँ की हाँ, सारी? देखिए नागालैंड है ना, 1963 में ये राज्य बना था। जी। भारत का ये राज्य 1 दिसंबर 1963 में बना था। हाँ। और नागालैंड में अ, लगभग 18 अलग अलग नागा ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स। हर ट्राइब की अलग अलग लैंग्वेज है। ओके। जैसे हम महाराष्ट्र की अगर बात करें, तो महाराष्ट्र में भले आप नागपुर में बैठे हो या बम्बई चले जाओ, पूना चले जाओ, कहीं और, आपकी भाषा में आपका जो क्या कहते हैं फ्लेवर आता है। डायलेक्ट, हाँ, थोड़ा चेंज होता जी। रहेगा, आपका एक्सेंट चेंज चेंज होगा, होता पर फिर भी समझ तो है। जाएंगे, जी। है ना। हम्म। पर नागालैंड में हर जिले में लगभग लैंग्वेज बदलती है। ओ। तो अच्छा। आपके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में आपकी भाषा नहीं समझेंगे बहुत हद अच्छा। तक। तो इन लोगों ने क्या किया है, जो भी नागालैंड में जितने ट्राइब्स हैं, उन्होंने एक नागामीज नाम से एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज, हम्म। स्पोकन लैंग्वेज बिल्ड की है। बिल्ड की है, अच्छा। जो प्राइमरली जिसका बेस असमीज है, असमीज, अच्छा। बंगाली एंड अदर थिंग्स। ओके। तो हम जैसे अधिकारी जो बाहर से जाते हैं, हमारे लिए ये आसान होता है नागामीज सीखना। सीखना। तो बाय एंड लार्ज 99% टाइम ये काम, नागामीज में बात कर बात लेते हो जाती है हैं। और ओके। लोग समझ जाते हैं। ओके। पर आज भी नागालैंड में ऐसे कुछ हिस्से हैं, ऐसे कुछ गांव हैं जहाँ पे लोग नागामीज भी नहीं समझते हैं। अच्छा, उनकी तो पर्टिकुलर आपका लैंग्वेज। सवाल था कि क्या मैं नागामीज बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, बोल क्योंकि बिना बोले सकते। शायद राज्य में एज ए पब्लिक सर्वेंट मैं काम नहीं कर करेक्ट करेक्ट पाऊंगा। करेक्ट सर। सर कितना मतलब ये कह सकता हूँ कि एक आईपीएस जी। की पोजीशन चुनना, आप कुछ और भी चुन सकते थे जो आप एज एन आ, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे काम करे, ऐसा कुछ? हाँ देखिए, यूपीएससी में आपसे पूछा जाता है कि आपकी सर्विस के प्रेफरेंसेस क्या रहे जी। हैं, तो मेरा पहला प्रेफरेंस आईएएस था, कि ओके। अगर मुझे उतने मार्क्स मिलते या अगर मेरा मेरिट होता उसमें, तो मैं आईएएस में चला जाता। अच्छा। और आईपीएस मेरा सेकंड प्रेफरेंस था। ओके। तो हाँ, अगर मुझे और 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते तो शायद मैं आईएएस में चला जाता, ओके। या 2-3 मार्क कम मिल जाते तो मैं शायद किसी और नौकरी में आ जाता। बराबर। पर हाँ, यूनिफॉर्म से लगाव बचपन से था। ओके। डैड को देखा था यूनिफॉर्म में। मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, हम्म। पूरे 6 साल वहाँ पे भी यूनिफॉर्म में था। तो अगर आप मुझे पूछते हो कि अभी 24-25 साल में, आई एम रियली रियली हैप्पी दैट हम्म। आई एक्चुअली केम इनटू आईपीएस। करेक्ट। ओके। दैट वर्दी की बात ही कुछ और होती जी है जी, सर, तो एब्सोल्युटली। हाँ सर इसमें हम लोगों के लिए भी काफी प्राउड मोमेंट होता है जब हम आपको वर्दी में देखते हैं, और जी जी लगता है कि हाँ, हम में से निकले हुए कोई ये व्यक्ति है जो आज एकेडमिक लेवल पे, और नॉट एकेडमी, गवर्नमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, एंड काफी यूथ को इंस्पिरेशन भी मिलता है। इसमें सर नागालैंड में काम करना और नागालैंड की ऑडियंस को संभालना, क्या है वो बहुत
तनावपूर्ण एरिया है? बिकॉज लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी सुंदर जगह है वो। किस तरीके का वहाँ पे आपको वर्क देखने को मिलता है बेसिकली? लगभग अब 24 साल के मेरे आईपीएस के सफर में 20 साल मैं नागालैंड में ही हूँ। जी। तो मेरे लिए लगभग वो सेकंड होम है। करेक्ट। मेरे घर जैसा ही, हम्म। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम्म। मेरा प्रोफेशनल वर्क वहाँ पे हुआ है। नो डाउट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट इन द कंट्री। हम्म। पीपल आर वेरी गुड, लोग काफ़ी अच्छे हैं, कम्युनिटीज़ काफ़ी अच्छी है, कई सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ सीख सकते हैं। जो नागा लोग हैं उनकी जो जीवन शैली है, हम्म। उनकी जो कम्युनिटी इथिक्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो हम शायद सीखना चाहिए और हमने इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए अच्छा। हमारे खुद के कल्चर में, सिविलाइजेशंस में। हाँ, उसी के साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चूंकि एक्सट्रीम उत्तर पूर्व में, एक्सट्रीम पूर्वोत्तर इंडिया में है, म्यांमार के साथ में हम्म। बॉर्डर है, हम्म। और इथनिकली अलग हैं नागा लोग ओके। हमसे। हम्म। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। आपने कहा कि डिस्टरबेंस, हाँ, नागालैंड में भी लगभग पिछले 60-70 सालों से उग्रवाद की समस्या है। ओके। अ, और इस उग्रवाद की समस्या के चलते जिस तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, हम्म। शायद वो नहीं भी हुई है। ओके। उनकी, नागा लोगों की, मैं सबके नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भी 20 साल से हूँ वहाँ पे, तो मैंने भी काफ़ी बदलाव होते हुए देखा है। हम्म। और बदलाव ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काफ़ी बदलाव हुआ है। आप रोड्स की बात कर लीजिए या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, वो सारी तो डेफिनेटली हुई है। हम्म। पर उसके साथ में ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली लोगों में एक राष्ट्रीयवाद की भावना भी है देश ओके। के प्रति, ओके। जो शायद पहले कि हम भारत में नहीं रहना चाहते हम्म। हैं, या हम भारत के हिस्सा नहीं हैं, या हमें ज़बरदस्ती से रखा गया है, जो एक पहले शायद भावना हुआ करती हुआ थी, करती थी। आज बहुत हद तक वो भावना हम्म, कम हो कम गई हो है, गई। खत्म हो गई है अच्छा। जैसे लग रही है। तो इन सब इलाकों में जो इंटरनल सिक्योरिटी जो चैलेंज रहते हैं, हम्म। जहाँ पे स्पेशली एक लोगों के बीच में ये एक भावना रहती है कि शायद हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वहाँ हम्म। पे सिक्योरिटी एजेंसीज, जी। या आर्मी हो या पुलिस हो या पैरामिलिट्री हो, ये अपने आप में चैलेंजिंग सिचुएशन तो रहती है रहती ओके। है। जैसे मैं कह रहा था कि मैं खुद को गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, मैं हम्म। खुद को पब्लिक सर्वेंट कह रहा हूँ शुरू जी। से, जब से करेक्ट। हमारा पॉडकास्ट शुरू जी। हुआ है। जी। मैं क्योंकि पब्लिक सर्वेंट समझता हूँ खुद एब्सोल्युटली। को। और जब हम पब्लिक सर्वेंट की बात करते हैं तो हमारा पहला दायित्व पब्लिक की ओर होता है। बिल्कुल। और अगर पब्लिक और सिटीजन ऑफ कंट्री, वो कहीं का भी हो, हम्म। वो महाराष्ट्र का हो, कश्मीर का हो, तमिलनाडु का हो, पंजाब का हो या नागालैंड का हो, वो इस देश के सिटीजन है और सबको सेम हक उपलब्ध जी। है। तो एज अ पब्लिक सर्वेंट मेरा ये सबसे पहला दायित्व है कि मेरी सर्विसेज, मेरी जो है वो उनके प्रति रहे। और धीरे धीरे जब हमारी मंशा, हमारे इंटेंशंस, अगर हम नेक इरादे से काम कर रहे हैं, हम ये कन्विंस करने में अगर हम सफल हैं हम्म। कि आप भी इस देश के हिस्सा हो, जी। आप में और दूसरे सिटीजन्स में फ़र्क नहीं है, हम्म। और हम आपको भी उतना ही चाहते हैं जितना सबको चाहते जी। हैं, मुझे लगता है शासन प्रशासन दोनों लेवल पे अगर हम इस बात को लोगों को कन्विंस कर सके, तो इस देश में जितने इंटरनल सिक्योरिटीज के चैलेंजेस है, बहुत हद तक हम उसको ख़त्म कर खत्म कर सकते हैं। सकते हैं। यस। रह गई प्रॉब्लम्स, अगर आपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, हाँ, प्रॉब्लम्स चैलेंज एज ए पुलिस अधिकारी हर स्टेट में हर है, और स्टेट हर में स्टेट होते की हैं। अलग यस। अलग यही मैं सिचुएशंस है। पूछने वाला था आपको सर कि एज एन पुलिस अधिकारी के तौर पे कोई ऐसी स्टोरी आपको याद आती है जिसने आपको मतलब इन 20 सालों में हमेशा आपके माइंड में रह गई यार, कि रात बेरात एक ऐसी स्टोरी निकल के आती है जो आपको आज तक याद है और आप वो शेयर करना चाहे कुछ? देखिए, अब तो मैं फिलहाल काफ़ी सीनियर हो चुका हूँ, एडिशनल डीजी की पोस्ट पे हूँ, और जूनियर एएसपी, असिस्टेंट एसपी से लेकर अब तक कई कई सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं, हम्म। बहुत से किस्से हैं। लोगों से बहुत सपोर्ट मिला नागालैंड में, नागालैंड के बाहर जब मैं सीबीआई में था, डेपुटेशन 4 साल वहाँ पे भी कई सारे उग्रवाद से रिलेटेड अगर आप समस्याएं देखें, जब मैं एसपी था 2003, 4, 5, 6 के दौरान में अलग अलग जिलों में एसपी की पोस्ट की थी। कई बार नागालैंड में भी जो नागा उग्रवादी हैं उसमें भी अलग अलग फैक्शंस हैं, आर्म्ड फैक्शंस हैं, अच्छा। तो उनके बीच में लगभग
मैं जिस जिले में एसपी हुआ करता था 2005 से लेकर 2008 में, एक PHE के फेक नाम से एक जगह है, जो जिला है काफ़ी बड़ा जिला है। तो उस दौरान लगभग पूरे 3 साल काफ़ी ज़्यादा फैक्शनल क्लैशेस रहे हैं वहाँ पे। ओके। तो ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं गोली चल रही, कहीं पे अच्छा। बम धमाके हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चलते रहते थे। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड था, क्योंकि अ, जो नागा उग्रवाद की समस्या है, पिछले 7 दशकों में भारत सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की है उस समस्या को सुलझाने में। बहुत हद तक सुलझ भी गई है, पर कई बार होता है ना कि अ, एक आपने एक सुझाव या एक समस्या का आपने सॉल्यूशन दिया, और अगर 10 भाई है एक घर में, तो किसी तो को किसी मानेंगे, कोई नहीं कोई मानेगा। कोई मानता है, कोई नहीं कोई नहीं मानता है। मानता तो है, जो ऐसा। मान लेते हैं वो एक गुट हो जाता है, जो नहीं मानते कहते कि ठीक है, हमको अलग, हमको चलना, अपना अलग करेक्ट रास्ता करेक्ट निभाना है। करेक्ट। तो नागालैंड में भी नागा समस्या भी ऐसी हुई है। हम्म। हमने, भारत सरकार ने कई बार सॉल्यूशन देने की कोशिश कोशिश की। की। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया सॉल्यूशन, कुछ हम्म। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो उग्रवाद के रास्ते पे चलते रहे। ओके। तो लगभग 1998-99 में भारत सरकार ने सीज फायर, इन सारे ग्रुप्स के साथ में सीज फायर की एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें यह था कि भाई आप आप उग्रवाद के रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं, आपकी क्या मांगे हैं हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो इस सीज फायर एग्रीमेंट के बाद में हुआ ये कि जो पहले वायलेंस था वो काफ़ी हद तक वायलेंस कम हो गया, ठीक। पर वो पॉलिटिकल लेवल का जो नेगोशिएशन है वो आज भी चल रहे हैं, और अच्छा। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सीनियर मोस्ट लेवल पे चल रहे हैं। बट फिर भी कई सारे जो ग्रुप्स थे वो उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। तो हाँ। वो जो वायलेंस था, हाँ। इंटरफैक्शनल क्लैशेस जो मैं कह रहा था, वो उन 3 सालों में काफ़ी ज़्यादा था। ओके। तो आई थिंक वो एक काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड था पीरियड मेरे लिए। था। सर, इसमें कभी ऐसा हुआ आपको कि एज एन पुलिस अधिकारी फायरिंग या एकदम क्रिटिकल कंडीशन तक आप पहुंच हाँ गए? हाँ हाँ, कई बार हम फायरिंग के बीच में खड़े हुआ करते थे। यस। ये मेरा मेरा प्राइमरी दायित्व तो ये था कि भाई एज ए जिले का, अगर मैं एसपी हूँ, हम्म। जिले का पुलिस मुखिया हूँ या कप्तान हूँ, मेरी पहला जिम्मेदारी, पहले दायित्व तो टू सेव द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, है ना। कई बार वो बड़ा टेक्निकल सा मुद्दा हो जाता था कि दो ग्रुप अलग अलग, दो पहाड़ियों पे बैठे हैं या शहर में दो अलग कॉलोनीज पे बैठे हैं, गोली चला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, हम बीच में इंटरवीन करें। तो हम, चूंकि सीज फायर है हमारा गवर्नमेंट ऑफ, उनका गवर्नमेंट के साथ में, हाँ। तो हम उनके ऊपर फायर नहीं शायद कर सकते हैं। बल का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं, बराबर। फायर भी नहीं कर हाँ। सकते हैं। तो बड़ा डिप्लोमेटिक सा सिचुएशन, हाँ। बड़ा डेलिकेट सिचुएशन हुआ करता था। तो उसमें उस सिचुएशन को हैंडल करना चैलेंजिंग हुआ था। कई बार हमने, अगर नहीं मानते हैं और आप अपना कोशिश लगे रहें, तो आई कांट अलाउ द सिविलियंस टू सफर द कैजुअलिटीज। ट्रू। तो उस समय आई हैड टू यूज द फोर्स। एनीबडी, any true police officer will या do डू दिस। everything possible to see that the life and property are करेक्ट। protected and preserved. यस सर। नागा फूड भी काफी इंटरेस्टिंग है। जी जी काफी ट्राइब्स के अलग अलग जी फूड्स जी। है, हम लोग वीडियोस में देखते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो डिफरेंट एनिमल्स, बाइट, इंसेक्ट, सारी चीजें उसमें दिखती है। तो हैव यू ट्राइड? हाँ, अब देखिए, जैसा देश वैसा भेष। हाँ। और अ, मैं, मेरे लिए ऐसा कोई परहेज नहीं है जी। किसी भी फूड का। मैं एक सिंपल चीज मानता हूँ, अगर मैं एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पे अगर नागालैंड में काम कर रहा हूँ, मुझे उन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है, और वो तभी मुझे भी एक्सेप्ट करेंगे। ट्रू। जहाँ पे अगर मैं अपने खुद के प्रेजुडिसेस लेके चलता हूँ कि भाई या कोई मैं उसमें नुस्ख निकाल रहा हूँ कि नहीं आप तो ऐसे हैं, फला दिखाने हैं, तो देन आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माय ओन जॉब। तो हाँ, फूड हैबिट्स मेरी लगभग जो नागालैंड में प्रचलित है वैसी ही फूड हैबिट्स हैं। वंडरफुल। और लैंग्वेज मैंने आपको पहले ही बता यस। चुका हूँ, ब्यूटीफुल पीपल। और देखिए, फूड कहीं पे भी ना, जहाँ पे जो उपलब्ध होता है वो वो होता होता है। है, सही बात है। और अब मान लीजिए, अगर कोई दूसरे देश का मेहमान हमारे पास में आ रहा है, या दूसरे प्रांत का, दूसरे राज्य का मेहमान हमारे, आपके घर आ रहा है, मेरे घर में आ रहा है, हम यहाँ पे जो हमारे घर में सबसे अच्छा बनता है वो देंगे। हम बना के देंगे। ट्रू। और उसने आके कहा कि भैया आपने क्या बना दिया, मैं खाता ही नहीं है। या आपका हाँ। अपमान हुआ ना भाई, वो जी तो जी है बिल्कुल। ना। तो और
आप कैसे उसे एक्सेप्ट करेंगे? एंड ट्राइब्स आर वेरी सेंसिटिव ऑन दिस थिंग्स। एवरीबडी सेंसिटिव यार। मैं यस। मान लूं अगर आप मेरे घर में आए हैं, यस। मैं कहता हूँ कि मेरे साथ आप भोजन कीजिए, जी और आप आप उसमें आप नकार ही दिया आपने जी पूरी जी तरीके से। जी। हाँ, तो एक हाथ ठीक है, आप तो आज हाँ, आए हैं, आप चले जाएंगे, पर मुझे तो वहां पे 20 रहना साल है, एज ए पब्लिक निकालने। सर्वेंट वहां पे हूँ मैं करेक्ट वहां पे। करेक्ट करेक्ट सर। तो इसमें कोई ऐसी क्योंकि आप नागालैंड में इतने साल बिताए हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई एक ऐसी स्पेसिफिक जगह जो आपको अब लगता है कि यार ये बहुत ही सुंदर है, मुझे हमेशा जाना पसंद आता है देखिए, मैं ये कहना बहुत मुश्किल रहे, मैं तो पूरे स्टेट का आदमी हूँ, वहाँ? बट हाँ, मैं जिन जिलों में रहा हूँ, मैं फेक में रहा था, एसपी काफी अच्छी जगह है, जुनोबोते में था, ओके। मोकचुंग में था, कोहिमा जो स्टेट कैपिटल, दे ऑल आर डेवलप्ड। हम्म। 20 साल पहले का नागालैंड और आज के नागालैंड में बहुत फर्क वंडरफुल। है, एंड इट्स वन गुड थिंग दैट लॉट ऑफ पीपल आर नाउ विजिटिंग नागालैंड। हाँ, हमारे यहाँ पे टूरिज्म इंक्रीज हुआ है। टूरिज्म इंक्रीज हो गया है। हमारे यहाँ पे 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल के नाम पे एक फेस्टिवल होता है, जो ओके। स्टेट फेस्टिवल होता है, जिसमें नागालैंड की जितनी ट्राइब्स हैं, तो ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल हेरिटेज, ट्राइबल जो आपके हैंडलूम्स है, कई कई दूसरी चीजें हैं, वो डिस्प्ले पे रहता है। तो इस साल हमने 25 साल पूरे किया हॉर्नबिल वाओ। फेस्टिवल के, और लगभग 10 दिन के दौरान 3 साढ़े 3 लाख लोग एज ए टूरिस्ट हाँ। विजिट किए हैं। वाओ 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 तो सुपर। दैट्स अ गुड गुड थिंग टू बहुत हैपन। बहुत अच्छी चीज है। लोगों का उससे दिखता है कि जो नागालैंड के बाहर के जो इंडियंस हैं, दूसरे स्टेट्स में हैं, उनमें भी एक नागालैंड के प्रति कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ जी है, जी। देखना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। लॉट ऑफ फॉरेन टूरिस्ट आल्सो कम टू विजिट हम्म। इट। तो और सोशल मीडिया ने काफी बहुत बड़े पैमाने पे हेल्प रोल किया इस हेल्प चीज किया, में बहुत डेफिनेटली बहुत। डेफिनेटली। सर आप एक ट्रस्ट भी चलाते हैं, जी आपकी एक एनजीओ हम लोग कह सकते जी हैं, इस जी जी तरीके से भी जी। आप इसे रन करते हैं, तो व्हाट इज द मोटो बिहाइंड इट, आपकी किस हिसाब से उसे एस्टेब्लिश किया था? हाँ, देखिए, मैं 2015 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ हम्म। है, तो 2015 में, उससे पहले भी करते रहते थे। एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पे तो हम, और एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे तो हम काम कर ही रहे हैं, हम्म। पर कहीं ना कहीं एक एक भावना ये भी रहती है कि आप इससे भी ज़्यादा कुछ और समाज के प्रति कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम्म। सिर्फ मैं नौकरी कर रहा हूँ, एज ए पब्लिक सर्वेंट कर रहा हूँ, ठीक है, वो काफ़ी है, हम्म। पर अगर आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो क्यों ना करें। बिल्कुल। तो ये एक भावना थी, जिससे हमने लगभग मैं 2011 से लेकर 2015 तक नागपुर में सीबीआई में था, ओके। डेपुटेशन पे एज एसपी था, हेड ऑफ द ब्रांच। तो उस दौरान ऐसे ही मेरे मित्र कुछ करीब आए, साथ में आए कि भाई हम क्यों ना जो गरीब तबके से जो बच्चे आते हैं, उनको पढ़ने लिखने में मेहनत करें, हम्म। उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराएं। तो इस सोच से कि शायद हम जिस रास्ते पे चले थे, जी। उस रास्ते को थोड़ा तो आप आसान बना आसान बना सकते हो सकते बाकी हैं, लोगों बिल्कुल के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा तो सोच है। इस सोच के साथ में हमने इनिशियली बच्चों को पढ़ना लिखना, थोड़ा पढ़ने में मेहनत करने के लिए, आप कह सकते हैं फ्री लाइब्रेरीज टाइप से हमने स्टार्ट की, हम्म। अभ्यासिका के तौर पे, जहाँ पे हम किताबें रखते थे, कई सारी चीजें करते थे। ये 2011-12 की बात है, जिसका स्वरूप फिर बढ़ता चला गया। ओके। 2015 में मेरे पिताजी के देहांत के बाद से हमने इसको बाकायदा एक फॉर्मल तौर से ट्रस्ट के नाम ट्रस्ट के से तौर पे रजिस्टर। रजिस्टर करा लिया। ओके। स्मृति शेष मधुकर राव तामगाड़गे चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है। और ट्रस्ट की जो मेन एक्टिविटीज है, जो लिस्टेड एक्टिविटीज है, वो प्राइमरी एजुकेशन, ओके। उसके बाद में हेल्थ, हम्म। कल्चरल एक्टिविटीज, इन सारी चीज़ों में है। तो वाह। एजुकेशनल सेगमेंट में हम जैसे कह रहे थे कि बच्चों को हम लाइब्रेरीज वगैरह, किताबें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देने के लिए मदद करते हैं। पिछले लगभग 8 सालों से हम जो ग्रामीण इलाकों से या इवन शहरी भाग में भी जो गरीब तबके से जो अनाथ बच्चियाँ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं जिनके माँ बाप नहीं है या हम्म। एक सिंगल पेरेंट है, हम्म। जो पढ़ना चाहते हैं पर शायद पैसे के अभाव में नहीं पढ़ सकते जी। हैं, तो ट्रस्ट लगभग हर साल 100 बच्चियों को स्कॉलरशिप के तौर पे वाह। उन्हें हम पढ़ा था है। पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम्म। इसके अलावा हेल्थ सेगमेंट में हम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में, विदर्भ का इलाका कह लीजिए या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का इलाका कह लीजिए, सिकल सेल एनीमिया नाम की एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो काफ़ी बड़े पैमाने पे है। ट्राइबल लोगों में भी है, और जो SC ST कम्युनिटीज़ में और कई सारे तबकों में फैली हुई है। तो सिकल सेल एनीमिया मैनेजमेंट में, उसके टेस्टिंग में, हम्म। उसके डायग्नोसिस में, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन में, ब्लड डोनेशंस में, इसमें पिछले 5-6 सालों में हमने काफ़ी काम करने की शुरू कोशिश की है। ओके। तो
एक प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी के अलावा भी अगर हम कर सकते हैं तो क्यों ना करें, ये बिल्कुल तो एब्सोल्युटली। सर इसमें एक्चुअली जो हम लोग यूथ की बात करते हैं तो जी काफी सारे लोग ऐसे यूपीएससी या एमपीएससी एस्पायर है, जी लेकिन अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब्स की कमी और चीजें कम होती दिख रही है। तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा जल्दी डिप्रेस्ड होते हैं बच्चे। जी 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 वो एग्जाम लिखने की कोशिश करते हैं और फिर डिप्रेस होते हैं और फिर हम लोग देखते हैं सुसाइडल रेट बढ़ जी जाते हैं जी और जी। बाकी ये सारी चीजें भी हो रही है। तो इसको लेके इन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मैं हम्म। बताऊं, एक जिंदगी मिलती है हमें और समस्या तो आती रहेगी। करेक्ट। समस्याओं को ऐसी उसकी कोई परिभाषा नहीं है कि इसी चीज को आप समस्या कह सकते हो। हम्म। जो चीज शायद आपके लिए बहुत आसान हो, वही चीज दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती सही बात है ना। तो समस्या रहेगी, ऐसा एक दिन भी नहीं है जिंदगी में कि जहाँ समस्या नहीं होती है। है। तो डिप्रेस होना और छोटी छोटी बातों से निराश हो जाना कि भाई आज मेरे पिताजी ने मुझे डांट दिया, हम्म। या मेरी माँ ने मुझे डांट दिया कि भाई मैं सोशल मीडिया बहुत चला रहा हूँ या मोबाइल बहुत चला रहा हूँ, करेक्ट। या मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया या हाँ। बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ यस, दिया। ये काफी कई ज्यादा है। कई सारी चीजें काफी होती ज्यादा है। है। तो इसमें ये कि और यही लाइफ का एंड है मेरा, हम्म। मुझे लगता है ये बहुत गलत नजरिया है जी। देखने का। लाइफ इज एब्सोल्युटली वंडरफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और देखिए, जिंदगी में आपको दिया है, उसको खत्म करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हम्म। आपका दायित्व इस समाज के प्रति है, आपका दायित्व आपके पेरेंट्स के प्रति है, हम्म। आपका दायित्व आपके शिक्षकों के प्रति है, कई सारी चीजें हैं। जी। और आप आए हैं तो आपने वापस क्या कंट्रीब्यूट किया है हम्म। लाइफ में जी। इन सब चीजों के लिए। बराबर। हु हैज गिवन यू द अथॉरिटी टू एंड योर एंड योर लाइफ। लाइफ। स्पेशली आजकल सर जो बच्चों का जिसे हम जेन जी कहते हैं, स्पेशली एक हाँ नया जी। क्रेजी टर्म आजकल चल रहा है, तो उसमें दे स्वाइप इट हम्म 3 सेकेंड 4 सेकेंड, इफ दे लाइक इट ठीक है, नहीं तो वो चले जाएंगे आगे। सो इंटरेस्ट स्पैम भी कम फोकस हुआ है। स्पैन कम फोकस हुआ कम हुआ है, है, और yes। फोकस स्पैन कम होने के कई सारे कारण हैं। हम्म। हमारे जनरेशन में चूंकि कम्युनिकेशन के माध्यम बहुत कम थे, हम्म। और हमें मान लीजिए अगर स्कूल नहीं गए तो हम किताबें पढ़ते थे, महीने में एक आध बार या 2 महीने में एक आध बार फिल्म देखने चले गए, यही एकमात्र चीजें थी। अब ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ऑलमोस्ट एक्सप्लोजन हुआ है पिछले 2 दशकों में, जी। और इस पूरा जितना भी डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज, ये तीनों चीजें जो फ्री मात्रा में हाँ। उपलब्ध है, हम्म। और ये फ्री मात्रा में उपलब्ध आपके हैंड हेल्ड डिवाइस में, जिसे हम मोबाइल कहते मोबाइल हैं कहते हैं। या तो टैबलेट कहते हैं, जो यस भी कुछ यस है। यस। मुझे याद है जब मैं नौकरी लगी थी 98 में, और जब हमने एक मोबाइल, एक सोनी एरिक्सन का बड़ा मोबाइल आता था, लगभग ईंट के साइज का मोबाइल हुआ करता था वो। उसमें एक ऑन आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग कॉल लगभग 32 रुपया 16 रुपया रेट हुआ सही करता बात है था। सर। हाँ, हाँ। आज आप पूरे साल भर में 200 250 रुपए में काम हो जाता आपका ना सिर्फ फोन, आपका है, इंटरनेट, इंटरनेट वगैरह सब चल आपका जाता है। डेटा वगैरह सारी चीजें आ सही रही है, बात है। और यू आर कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड। वर्ल्ड। बेसिकली प्रॉब्लम ये हो गया है कि आपके पास में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गया है। हम्म। आपको ये पसंद नहीं है, आप टाइप कर दो, 1000 चीजें नहीं आ जाएगी। हाँ। तो ये फोकस अगर आपको एरिया बढ़ाना है, बहुत क्लियर होना चाहिए अपने लाइफ में कि अपने लाइफ में खुद का करना क्या है। हम्म। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सोशल मीडिया से पूरे परे हट जाए। हम्म। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जो बहुत बड़ी एक नया प्रोफेशन उभर आ जी। गया है, मैं इसे प्रोफेशन कह रहा हूँ। इनिशियली तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक एंटरटेनर्स के जरिए से आए थे, करेक्ट। बट नाउ होल वर्ल्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल मीडिया यस सर, इन्फ्लुएंसर्स। एब्सोल्युटली। एंड इट्स अ सीरियस प्रोफेशन एक्चुअली, एब्सोल्युटली। है ना। हाँ। उसमें ये नहीं कि आपको सुबह उठ गए, अपने तैयार हो गए और नहीं। अपना बैग पकड़ के ऑफिस चले गए, नहीं। कोई, वो पूरा डेफिनेशन ही चेंज हो दैट गई इज है, ऑल टुगेदर चेंज। चेंज हो गया यस। है। हाँ, तो मान लीजिए अगर आप सोशल मीडिया के चलते आप अगर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, हम्म। अगर आप सोशल मीडिया के चलते समाज को एक, आप कोई मैसेज दे रहे हैं, आप सामाजिक दायित्व निभाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने बड़ा फिलोसॉफिकल वे से कहना चाहिए या बड़ा ही बोरियत वे से आपने कुछ कहना चाहिए। आप अगर लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं ढंग से, अगर आप उनको गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर
उसको करने के लिए भी आपको फोकस होना जरूरी है। जी ये तो नहीं जी है जी कि एब्सोल्युटली आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी अगर आप कर रहे हैं या किसी भी चीजों में, आपको फोकस तो होना होना ही जरूरी ही चाहिए है। जी सर क्योंकि पहले अपॉर्चुनिटीज कम थी, आज अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, पर कंपटीशन भी उतनी ही है। हम्म, और हर फील्ड में कंपटीशन है, और आपको किसी भी फील्ड में अगर जाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और जी मेहनत के लिए फोकस होना जरूरी बहुत है। जरूरी एब्सोल्युटली मुझे याद है, मैं जब सैनिक स्कूल में था, मैंने पहले भी एक दो बार ये बातें की थी। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, मैं सर हैं, फिलिप सर, मिस्टर प्रिंस सर। तो उनका यही कहना था, जब हम 12th से पास आउट हो रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप जा रहे हो सैनिक स्कूल से, सैनिक स्कूल तो काफी प्रोटेक्टेड था साहब, आप बाहर की दुनिया में जा रहे हो, तो तीन चीजें हर समय याद रखिए। पहली चीज तो अ, आप कोई भी प्रोफेशन कीजिए लाइफ में, कुछ भी कीजिए, कोई प्रोफेशन बड़ा छोटा नहीं है। आप अ, कुछ भी कीजिए, आप भले ही आप खाना बना रहे हो, या आप कपड़े धो रहे हो, या आप अधिकारी हो, या आप गाना गा रहे हो, कुछ भी कीजिए, तो जो कर रहे हैं इंश्योर दैट यू आर डूइंग द बेस्ट। ओह बेस्ट ठीक वन है, यस बेस्ट उसको पूरी लगन से कीजिए, पूरे जज्बे से कीजिए। दूसरी, आप महिलाओं का सम्मान कीजिए। और तीसरी, आप सैनिक स्कूल के प्रोडक्ट को कभी मत भूलिए। हाँ तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है यही एक मैं संदेश देना चाहूंगा। जी आपको किसी भी चीज में करना है तो आपको लगन और फोकस की जरूरत तो है ही है। एब्सोल्युटली सर जाते जाते सर एक लास्ट क्वेश्चन की एज यूथ आपकी तरफ देखते हैं जी। एक रोल मॉडल के तौर पे और आपकी जर्नी से वो इंस्पायर होते हैं एंड उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं सर की तरह कुछ तो भी लाइफ में तो एनी एनी लास्ट वर्ड फॉर द यूथ सर हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल यार। मैं 7th में फेल होने के बाद, तो मैं अगर एट द एज ऑफ 23 अगर मैं यूपीएससी क्लियर कर सकता हूँ, हाँ, तो मुझे लगता है आप सब लोग तो काफी होशियार बच्चे हैं, आप काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, तो अगर मैं, मेरे जैसे फेलियर आदमी कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। पहली बात तो वो। दूसरी बात, जो भी चीज कर रहे हैं बड़ी आप ईमानदारी से कीजिए, मेहनत से कीजिए। अगर असफलता आती भी है तो उसे आपने बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, डिमोटिवेशन वाली कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल सर थैंक यू सो मच सर आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया जी। एंड डिस्कस करने के लिए काफ़ी कुछ है बहुत सारी चीज़ें आपसे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे जब भी हमें मौका मिलता है एंड उम्मीद करता हूँ कि यूथ को इससे काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा एंड थैंक यू सो मच सर आपने अपना समय दिया My एंड pleasure. यस सर थैंक यू फॉर एवरीथिंग थैंक यू, राहुल जी।